Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of October 2020। 8 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको CSAT चैनल की लिंक दी है, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है और हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक दी। तो आप प्लीज़ हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन कर लीजिए so that you don't miss any notification, any important notification from our side. Okay, so you can join us from there and let's start with the questions first। आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल है, युद्ध अभ्यास इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, इनमें से किस कंट्रीज़ के बीच में युद्ध अभ्यास होता है? ऑप्शन आर ए इंडिया यूके, बी इंडिया USA, सी इंडिया रशिया या डी इंडिया इजराइल। फर्स्ट इज क्वेश्चन इज दिस। सेकेंड है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फ्रेंच इनक्लेव ऑफ पौंडीचेरी टू मर्ज विद द डोमिनियंस ऑफ इंडिया। इंडिया के साथ मर्ज होने वाला पहला फ्रेंच इनक्लेव कौन सा था? ऑप्शन आर ए माहे, बी कराईकल, सी चंद्रनागौर या डी पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हु स्टार्टेड द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर बॉम्बे दर्पण इन 1832। बॉम्बे दर्पण स्टार्ट करने वाले कौन थे? ऑप्शन आर ए जगन्नाथ सेठ, बी विष्णु शास्त्री बापत, सी कृष्ण शास्त्री चापलूनकर या डी बाला शास्त्री जाम्भेकर। तो इनमें से किसने बॉम्बे दर्पण स्टार्ट किया था 1832 में? एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फाउंडेड सेवा सदन इन 1885। इनमें से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी 1885 में? ऑप्शन आर ए बहराम जी एम मालाबारी, बी MG रानाडे, सी शिव नारायण अग्निहोत्री या डी नारायण मल्हार जोशी। तो आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए अपने से। अब मैं आपको आंसर बताऊंगा, जिन्होंने अभी अटेम्प्ट नहीं किया पॉज करके दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आप लोग पता नहीं क्यों वीडियोज़ को लाइक करने में शर्माते हैं या कमेंट करने में शर्माते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोज़ तो आप उनको लाइक कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग टू डू फ्रॉम योर साइड। लेट्स सी दी आंसर्स फर्स्ट। युद्ध अभ्यास का जो आंसर है वो है बी इंडिया USA। इंडिया और USA के बीच में एक्सरसाइज होती है ये। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा फ्रेंच इनक्लेव सबसे पहले मर्ज हुआ था डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो उसका आंसर है डी पौंडीचेरी। पौंडीचेरी मर्ज हुआ था। तीसरा क्वेश्चन था कि पहला मराठी न्यूज़पेपर बॉम्बे दर्पण 1832 में किसने स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर है बाला शास्त्री जाम्भेकर, डी। ये पहले जर्नलिस्ट माने जाते हैं एक तरीके से महाराष्ट्र के मराठा रीजन के। चौथा सवाल था कि सेवा सदन किसने फाउंड किया था 1885 में, तो इसका आंसर है बरहाम जी एम मालाबारी। तो दीज वर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 4 क्वेश्चंस। आज एक मैप ऑफ द डे मैं जो लेकर के आया हूँ, तो वो हम देखेंगे जापान का मैप देखेंगे, ठीक है ना। एंड जापान के मैप में थोड़ा सा आज क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया और जापान के बीच में एक फोरम हो रहा है, तो इस कारण से अपन जापान का मैप देख लेते हैं। तो मैप से क्वेश्चन आता है। मैंने पिछली बार भी आपको जो ये क्वेश्चन आया था इस बार सियाचिन का, सियाचिन वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। उसमें मैंने आपको नुब्रा वैली भी दिखाई थी, उस पर मैंने आपको लेह भी दिखाया है, लद्दाख भी दिखाया है, श्रीनगर भी दिखाया है, सियाचिन भी दिखाया है, पॉइंट NJ9832 भी दिखाया है। तो ऐसा यही देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा तो नहीं हुआ कि हम जो वर्ड्स बोलेंगे वो क्वेश्चन UPSC पूछेगा, बट जो पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एनालिटिकल एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुना करिए, जब भी मैं कोई चीज़ बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करिए। सबसे पहले जापान में देखो तो अलग अलग 4 उससे बना है। जैसे यहाँ पे होक्काइडो है, ये होन्शु है, देन शिकोकू है, ये क्यूशू है। ये मेन 4 पार्ट हैं आपके जो जापान का पूरा बनाते हैं। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि ये नॉर्थ से साउथ चारों पार्ट पूछ सकते हैं कि इनको अरेंज करना है। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड लास्ट में एक आइलैंड ग्रुप्स आते हैं जिनको बोलते हैं ryukyu। याद रखिएगा ryukyu भी आता है, तो ryukyu कई बार लोग मिस कर जाते हैं। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू एंड ryukyu आइलैंड्स फिर इसके बाद आते हैं, ठीक है ना। इधर साइड आपको फिलीपीन सी दिख रहा है, यहाँ फिलीपीन सी है ना। और फिलीपीन सी के साइड में आपको बोनिन आइलैंड्स दिख रहे हैं, देखो बोनिन आइलैंड्स है ना। और इसके अलावा यहाँ पे जो होन्शु वाला पार्ट है वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी नागोया भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपका ओसाका मिल जाएगा, कोब मिल जाएगा, टोक्यो मिल जाएगा। ये आपको होन्शु वाले पार्ट में मिल जाएगा। होन्शु में मेजर ये जो टोक्यो है, योकोहामा है, नगोया है, ये सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे? होन्शु वाले पार्ट में मिल जाएंगे। आपका इम्पॉर्टेंट जो होक्काइडो वाले पार्ट में जगहें हैं वो है सपोरो। तो सपोरो नाम की जगह है जापान की, वो इम्पॉर्टेंट है। शिकोकू बहुत छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे देखो ये वाला छोटा सा हिस्सा जो है ये शिकोकू का हिस्सा है। और वहाँ पे भी एक कोची नाम की जगह है, कोची,
है ना। और यहाँ पे फिर आपका क्यूशू वाला पार्ट है जहाँ पे आपको नागासाकी मिलता है, क्यूशू वाले पार्ट पे नागासाकी मिलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ryukyu आइलैंड के नीचे आपको यहाँ ओकिनावा दिख रहा होगा, ओकिनावा दिख रहा है ना, ryukyu के नीचे ओकिनावा यहाँ पे दिख रहा है। और ये ryukyu की जस्ट साइड में आप देखो तो ईस्ट चाइना सी दिख रहा है, ईस्ट चाइना सी। एंड यहाँ पे आपको सी ऑफ जापान दिख रहा है, जिसको ईस्ट सी भी कहा जाता है, सी ऑफ जापान। और एक रिवर इंपॉर्टेंट दिख रही है कि यहाँ पे शिनानो रिवर, शिनानो रिवर जो है आपकी वो जापान की रिवर, शिनानो रिवर कहाँ की रिवर है, जापान की रिवर है। तो ये आप इस तरीके से ये पूरा मैप जापान का मैप था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। चीज़ें आपको कुछ समझ आई होंगी, जो नहीं समझ में आई वो दोबारा देख लीजिएगा। होन्शू में ही आपका सेंडाई वाला जो रीजन है वो भी होन्शू में आता है, जो सेंडाई फ्रेमवर्क हुए थे ना अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो सेंडाई देखो यहाँ पे ही है। अकीता, निगाता, ये कुछ जगहें और हैं, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार और दोबारा से मैप, है ना। एंड दिस वाज द मैप ऑफ जापान। कल के पीआईबी में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अभी हिंदू अपन चल ही रहा है, तो ये वैसे कंप्लीट एनालिसिस है हिंदू पीआईबी का भी, आप मान सकते हैं कि मैं चीज़ें छोड़ नहीं रहा हूँ। जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो ये जैसे पीआईबी अपन ने जो कल का बनाया था, नोट्स आपको मिल जाएंगी TEMSIES.com में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि POPs के लिए है, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर होता है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये रिसाइड करते हैं, एयर में रह जाते हैं, है ना, और फिर बहुत सारे डिसीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम को वीक कर देते हैं, कैंसर तक कॉज करते हैं। और इंडिया ने रेटिफाई किया था स्टॉकहोम कन्वेंशन को 2006 में। ओके, 2006 में इंडिया ने रेटिफाई में। अब कुछ POPs थे जो इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किए थे, लेकिन स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर वो रेटिफाइड है, बैंड है। तो 7 ऐसे POPs को इंडिया ने भी रेटिफाई किया। वो कौन कौन से हैं, एक है क्लोरीकोन, देन हेक्सा ब्रोमो बाइफिनाइल, हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर एंड हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर कमर्शियल ऑक्टाबीडी। तो ये हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर एक ही है पूरा, है ना, इसके अलग अलग वैरायटी है। नाम फिर से देख लो, एक है क्लोरडिकोन, पहला क्लोरडिकॉन, दूसरा है हेक्सा ब्रोमो बाइफिनाइल, दूसरा है ये हेक्सा क्लोरो डाइफिनाइल, तीसरा है, एंड टेट्रा ब्रोमो डाइफिनाइल, चौथा है टेट्रा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, एंड पेंटा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, ये चौथा है। पांचवा है पेंटाक्लोरोबेंजीन, देन हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडीकेन, एंड लास्ट है हेक्सा क्लोरो ब्यूटाडाइन। ओके, तो ये 7 थे जिनको कि अभी स्टॉकहोम कन्वेंशन के इंडिया ने भी रेटिफाई कर दिया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो POPs के रिगार्डिंग है, याद रखिएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ऊपर आता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा चीज़ें कुछ याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं तो देखें यहाँ पे कि कैबिनेट ने अप्रूव किया नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स को। कैबिनेट ने नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स को अप्रूव किया है। अब नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स क्या है, बेसिकली इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स गैस बेस्ड इकॉनमी, गैस बेस्ड इकॉनमी की तरफ हम थोड़ा मूव कर रहे हैं। नेचुरल गैस की थोड़ा और ज़्यादा मार्केटाइज कर रहे हैं, ताकि एक तो ट्रांसपेरेंसी आए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम आए। नेचुरल गैस के लिए जो मार्केटिंग में अभी होती थी वो यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, अब उसको यूनिफॉर्म सिस्टम किया जाएगा। Policy aims to provide a standard procedure for sale of natural gas in a transparent and competitive manner। तो नेचुरल गैस का जो सेल है उसको ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव मैनर में करने के लिए ये नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। दिस विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, कैसे यूनिफॉर्मिटी आएगी, बाय इशूइंग गाइडलाइंस फॉर सेल बाय कॉन्ट्रैक्टर थ्रू ई-बिडिंग। ई-बिडिंग की प्रोसेस को इंक्लूड किया जा रहा है गैस को सेल करने के लिए, नेचुरल गैस को सेल करने के लिए ई-बिडिंग का सिस्टम लाया जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहेंगे वो ई-बिडिंग के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, बिडिंग एक्सेस प्रोसेस होगी, और तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में आएगी। जब बिडिंग होगी तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, तो उससे हमको अच्छे प्राइजेस भी मिल जाएंगे। The policy has also permitted affiliate companies to participate in the bidding process in the view of ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग। तो यहाँ पे परमिट किया है जो एफिलिएट कंपनीज हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए परमिट किया गया है। रीबिडिंग केवल तब हो पाएगी जब कोई बिडर ना रहा हो, है ना, जब कोई इन केस ओनली एफिलिएट्स पार्टिसिपेट एंड देयर आर नो बिडर्स। अगर सिर्फ एफिलिएट्स पार्टिसिपेट करेंगे और कोई और बिडर नहीं है तो रीबिडिंग की जाएगी, ठीक है ना। This policy will also grant marketing freedom to the field development plans
ऑफ द ब्लॉक्स इन विच प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइड प्राइसिंग फ्रीडम। तो बेसिकली इसमें जो मार्केटिंग फ्रीडम है वो दी जाएगी टू द फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है ना। फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स को बेसिकली मार्केटिंग फ्रीडम भी दी जाएगी, मतलब इंटरफेरेंस भी कम किया जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं मार्केटिंग रिफॉर्म्स में? इंटरफेरेंस कम रहेगी, एक तो आपको मार्केटिंग की फ्रीडम दी जाएगी, देन बिडिंग की प्रोसेस को इंक्लूड किया जाएगा इन ऑर्डर टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल। तो उससे क्या है, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी एंड थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा आएगा। इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इट्स कॉटन ऑन द सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे। तो सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे में इंडिया को पहला फर्स्ट एवर ब्रांड लोगो और फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इट्स कॉटन। तो ब्रांड और लोगो दोनों मिला है फॉर अपने कॉटन के लिए इंडिया को, और फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन ऑन द सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे। सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे कब था? 7 अक्टूबर 2020, 7 अक्टूबर 2020 को था। अब इंडिया का जो कॉटन है प्रीमियम कॉटन, उसको कस्तूरी कॉटन कहा जाएगा इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। जो नाम है, ब्रांड क्या मिला है? कस्तूरी कॉटन। और ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये है कस्तूरी कॉटन, मैंने ये फोटो भी इंक्लूड की है कस्तूरी कॉटन इंडिया की। ये ब्रांड एंड लोगो है। तो ये है स्मृति ईरानी एंड इन्होंने ही मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है ये, तो इन्होंने ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये पीआईबी का पोर्शन अब कंप्लीट हो गया, कल का जो पीआईबी वाला पोर्शन था वो कंप्लीट। तो समझ लो ये हिंदू प्लस पीआईबी आपका आज मैंने कंप्लीट करा दिया। आगे मूव करते हैं, हिंदू वाले पार्ट में आते हैं। देखें तो पहली जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट सेज पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनिटली। अब ये शाहीन बाग के केस में जो रूलिंग हो रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, आप किसी भी लॉ के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ द डे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन उस प्रोटेस्ट से जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उसको भी इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप दूसरों के कॉस्ट पे प्रोटेस्ट कर सकते हो जो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वाली बात यहाँ पे बोली गई कि शाहीन बाग में भी यही हुआ। एंड बहुत अच्छी चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बोली, जो एक डायरेक्टली ऐसे आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक लिखा गया है, द कोर्ट नोटेड दैट शाहीन बाग सीम्ड टिपिकल ऑफ मेनी डिजिटली फ्यूल्ड लीडरलेस इवेंट्स। एक तो डिजिटली फ्यूल्ड लीडरलेस इवेंट था ये, और यहाँ पे जो लाइन लिखी डायरेक्टली ऐसे टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया कुड बोथ एम्पावर एंड वीकेन द मास मूवमेंट। देखो लिखा है टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया कुड बोथ एम्पावर एंड वीकेन द मास मूवमेंट्स। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्टली स्टेटमेंट भी आ सकता है। ये देखो बहुत प्यारा चीज़ था ये, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया दे कैन बोथ एम्पावर एंड वीकेन अ मास मूवमेंट। अब देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि सोशल मीडिया के अंदर एक एबिलिटी होती है टू स्केल अप क्विकली, बहुत जल्दी फैलाती है किसी चीज़ को, है ना। तो यूजिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव द पावर टू स्प्रेड द मूवमेंट वेरी फास्ट। बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से आप उसको, फास्ट तरीके से आप उसको फैला सकते हैं। लेकिन ये ऑफन जो ये मूवमेंट्स होते हैं, ये लीडरलेस मूवमेंट होते हैं, क्योंकि कोई सामने नहीं आता, सब बस बातें बोलते हैं, सामने कोई नहीं आता, ठीक है ना। However, the flip side is that social media channels are all often fraught with dangers and can lead to the creation of highly polarized environments. अब ये इसके साथ एक डेंजर ये है कि बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड इन्वायरमेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड इन्वायरमेंट ये बना देते हैं। एंड इसी कारण से क्या होता है कि सोशल मीडिया में फिर पैरेलल कन्वर्सेशन चलने लगते हैं। देख, एक तो पोलराइज बन जाता है, हर व्यक्ति अपने मतलब की बात करने लगता है, अपना एक छोटा छोटा ग्रुप बन जाता है, तो एक तो मूवमेंट पोलराइज्ड हो जाता है। दूसरी चीज़, एक और नुकसान इसका सबसे बड़ा ये होता है कि पैरेलल कन्वर्सेशंस चलने लगते हैं। पैरेलल कन्वर्सेशन चलने लगते हैं मतलब कि सब आपस में बात करने लगते हैं। इस कारण से होता ये है कि फिर किसी को कुछ समझ नहीं आता, क्लूलेस हो जाते हैं मूवमेंट में, और इस कारण से फिर वो बाद में वीक बन जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में कही गई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस को आप इनडेफिनेटली नहीं रोक के रख सकते हो इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट एंड ऑल, है ना। आगे मूव करते हैं, सीपीसीबी पॉइंट्स टू लैकुना इन दिल्ली पोल्यूशन प्लान। तो यहाँ पे सीपीसीबी के बारे में देखते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना कब था? ये 1974 में बना था, अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। 1974 में एक एक्ट आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, उसके तहत ये बना था। इट वॉज इंटरेस्टेड विद द पावर्स एंड फंक्शंस अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981 ऑल्सो। तो इसके अंदर एक और एक्ट की पावर भी दी गई है 1981 में, जो एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आया, उसकी पावर्स इसके अंदर दी गई, लेकिन बेसिकली बना था ये 1974 में।
अब एक ये टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसमें ये टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है सीपीसीबी। क्या कौन सी प्रोवाइड करता है? टेक्निकल सर्विसेज, मतलब कि जैसे कि आपका ये एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालने का जो वो है वो भी इसको दिया गया है ना। और आपके मतलब कि जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको ये स्पेल आउट करता है, टेक्निकल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड बनाने का काम करता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। It is also there to improve the quality of air and to prevent control and debate of air pollution in the country। तो अब एक कंट्रोल और अबेट एयर पोल्यूशन इन द कंट्री, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब दिल्ली के प्लान में क्या लैकुने बताया गया है सीपीसीबी द्वारा, तो देखो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा लैकुने तो ये है कि नियरली 40% जो कंप्लेंट्स थी, 40% कंप्लेंट्स थी जो सिटीजन्स के द्वारा उन्होंने की थी समीर ऐप के थ्रू। तो समीर ऐप बनाया गया था। समीर ऐप किसके लिए बनाया गया था? समीर ऐप स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया गया था कि उसमें कंज्यूमर कंप्लेंट्स कर सकें। तो उनकी जो कंप्लेंट थी 40% ऐसी कंप्लेंट थी जो अनअटेंडेड थी, मतलब अगर 100 लोगों ने कंप्लेंट किए तो केवल 60 लोगों की ही कंप्लेंट ठीक हुई है और 40 लोगों की, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसकी कंप्लेंट को सुना भी नहीं गया, अनअटेंडेड थी। तो एक बहुत बड़ा ये लैकुने था, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीपीसीबी ने बताई। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जिसके बारे में हमको जानना है। यूपी गवर्नमेंट इंक्स एग्रीमेंट विद स्विस फर्म फॉर जेवर एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिक या एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ एमओयू साइन किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। अपने को केवल ये देखना है कि जेवर एयरपोर्ट है कहाँ पे, काहे के लिए है। तो बेसिकली ये जो स्विस फर्म है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको दिया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर। तो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके बिल्डिंग ऑपरेशन के लिए 40 साल की ये जो वो दी गई है वो ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल को दिया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल को दिया गया है 40 सालों के लिए फॉर दिस जेवर जो नोएडा वाला एयरपोर्ट है वो उसके लिए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है प्लेइंग कैच अप इन फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई है फ्लड फोरकास्टिंग में, कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स भी ऑथर बताएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इंडिया क्या चीज़ यूज़ करता है, थोड़ा पीछे क्यों है हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताई कि इंडिया जो यूज़ करता है वो है डिटर्मिनिस्टिक, वो मतलब कि अपना जो फ्लड वार्निंग है वो 24 घंटे का टाइम देता है हमको, 24 घंटे का टाइम देता है। हम ये भी देखेंगे कि क्या है, बेसिकली 24 आवर्स का टाइम देता है। अब 24 घंटे का टाइम मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं सकता। हम कैसे फोरकास्ट करते हैं? हम फोरकास्ट करते हैं राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ रिवर वाटर से। वाटर का लेवल राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, इसके थ्रू हम जल्दी से पता करते हो, तब हमको 24 घंटे का टाइम मिलता है अगर हम फ्लड की वार्निंग दे रहे हैं तो। ऑथर ने कहा इससे क्या है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ को टाइम नहीं मिलता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपैलिटीज़ कोई तैयार नहीं हो पाती हैं, 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसी कारण से जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, असम, बिहार, इस बार हर जगह हमने देखा है कि बहुत सारा नुकसान हुआ। अब इसको उन्होंने कंपेयर किया है जो यूज़ किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो है इनसेम्बल फोरकास्ट। याद रखिएगा, दिस इज़ द नेम, ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। इनसेम्बल फोरकास्ट, इनसेम्बल फोरकास्ट आपको लीड टाइम देता है 7 से 10 दिन का, 7 से 10 दिन का लीड टाइम मिलता है आपको। अब लीड टाइम जो टर्म आया, लीड टाइम, व्हाट इज दिस लीड टाइम इन ये फ्लड वार्निंग? तो मतलब कि आपने वार्निंग जब जनरेट की एंड अकरेंस जब हुआ, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो लीड टाइम, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया में तो केवल 24 घंटे का लीड टाइम मिल पा रहा है ना, और ये डेवलप्ड कंट्रीज में 7 से 10 दिन का लीड टाइम मिल पा रहा है, मतलब कि 10 दिन पहले ही फोरकास्ट कर पा रहे हैं कि फ्लड आएगा कि नहीं आएगा। ये इनसेम्बल फोरकास्ट के थ्रू पॉसिबल हो रहा है, इनसेम्बल फोरकास्ट के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। इनसेम्बल फोरकास्ट जो है बेसिकली वो प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस्ड रहता है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटीज़। जैसे कि वो बोलते हैं कि देयर इज़ 80% चांस, 80% डेंजर लेवल पे है, 80% चांस है कि ऐसा होगा, 20% चांस है कि ये होगा, 20% एरिया इसमें ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसे परसेंटेज टर्म्स में ये प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ होगी, और ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इनसेम्बल फ्लड फोरकास्ट इट
certainly helps the local administration with better decision making। तो ये ज़्यादा अच्छा है, डिसीजन मेकिंग इसमें अच्छी हो पाती है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे तैयारी कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा तैयार हो सकता है, ठीक है ना। और डिटर्मिनिस्टिक फ्लड फोरकास्ट में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। तो जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इंसेम्बल फोरकास्ट की तरफ मूव कर चुकी हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। इंडिया अभी रिसेंटली ही शिफ्ट हुआ है डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट में, राइजिंग और फॉलिंग वाला। जो इंडिया है वो अभी डिटर्मिनिस्टिक में ही अभी हुआ है, मतलब वो तो एनसेम्बल तो अभी नहीं हुआ, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक में अभी हुआ था। और ये बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग है इसके, ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है इंडिया के। उसमें क्या शॉर्टकमिंग है? एक तो मल्टीपल एजेंसीज हैं, जैसे अगर हमको वेदर फोरकास्ट इशू करना है तो वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करेगा, आईएमडी करता है, और वहीं पे अगर हमको फ्लड फोरकास्ट करना है तो वो सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन करता है, ठीक है ना। अब ये दोनों भी ऐसे तो नहीं करेंगे, वेदर और ये फ्लड वाटर दोनों को मिल करके आगे करना है, आगे बढ़ाना है। तो जब ये डेटा कंबाइन होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कितना जल्दी ये एजेंसीज डेटा कलेक्ट कर रही हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जो ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं एजेंसीज वो कितना जल्दी कर रही हैं, कितना जल्दी एस्टिमेट लगा पा रही हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कितनी जल्दी हो रही है, प्लस वो डिसेमिनेट कितनी जल्दी हो रही है। तो ये जो चीज़ है ये पूरा आपका लीड टाइम डिटरमाइन करती है। लीड टाइम वहीं से आता है, लीड टाइम ना। तो जितना जल्दी आप कर लोगे उतना ज़्यादा आपको लीड टाइम मिल जाएगा, और जितना लेट आप ये सारी चीज़ें करोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, डिसेमिनेट करना, उतना ही कम लीड टाइम मिलेगा। और मल्टीपल एजेंसीज़ के आने से जो लीड टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि आपको ज़्यादा चाहिए। अब और चीज़ बोली गई कि आपको इसमें बहुत सारे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जैसे डॉपलर वेदर राडार्स। डॉपलर वेदर राडार्स क्या होते हैं? बेसिकली वो मेज़र करते हैं रेनफॉल को, डायरेक्टली मेज़र करते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ को देखो तो वो और ज़्यादा एडवांस्ड डॉपलर नेक्सरैड, ये देखो लिखा है ना नेक्सरैड, वो नेक्सरैड यूज़ करते हैं, मतलब कि जो एस बैंड डॉपलर वेदर राडार्स हैं वो यूज़ करते हैं। इंडिया में कम होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ किए जाते हैं। तो एक ये भी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है वो थोड़ा सा इंडिया में है ना। तो ऑथर ने वही बोला कि हमको जो मूव करना चाहिए, अब हमको भी इंसेम्बल की तरफ मूव करना चाहिए। कुछ जगहों पे ज़रूर किया जा रहा है। इंडिया में भी इंसेम्बल फोरकास्ट का यूज़ किया जा रहा है बाय यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स प्रत्यूष एंड मिहिर। इंडिया में प्रत्यूष और मिहिर का यूज़ करके इंसेम्बल की तरफ थोड़ा सा मूव करने की हमने कोशिश की है। एंड ये ऑब्जेक्टिव्स तभी फुलफिल हो पाएंगे जब हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं एंड अपने फ्लड फोरकास्ट मॉडल को हम इंसेम्बल की तरफ ले जाते हैं। तो दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल। आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न अबाउट इन दिस आर्टिकल। गिग वर्कर्स एंड इट्स एक्सक्यूड टर्म्स। अब ये जो आर्टिकल है ऑथर द्वारा लिखा गया है, ये एक, इसमें दो टर्म्स आपको मिलेंगे। एक है गिग वर्कर्स और दूसरा है प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ, क्योंकि आर्टिकल तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट, ये आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपने से आर्टिकल पढ़ो तो। देखो गिग वर्कर्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करते हैं, मतलब वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप के काम में रहते हैं, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जो किसी भी वेब प्लेटफॉर्म के लिए काम करे, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ काम करते हैं, और उसका काम, उसमें डिलीवरी बॉय जो हो गए वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए, ठीक है ना। तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, क्या स्विगी जोमेटो हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, और उसमें काम करने वाले कौन हो गए? उसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए। अब ऑथर ने वही कहा है कि जो नया कोड है, जो सिक्योरिटी के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कोड आता है, वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एलिजिबल बना देता है कि उनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। नाउ दे आर एलिजिबल, बट क्या एलिजिबिलिटी आ जाने से आपको वो सुविधाएं एश्योर हो जाती हैं? नहीं। मतलब कि आपको एलिजिबल तो कर दिया, लेकिन जैसे मैं बोलूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप फिर यूपीएससी देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन अगर मैं वैकेंसी ही ना निकालूं तो आपकी एलिजिबिलिटी तो फिर किसी काम की नहीं रह गई, है ना। सिंपल सी बात है, ऐसा समझने की कोशिश करो कि अगर आप एलिजिबल हैं एमपीपीएससी देने के लिए, बट अगर 6 साल में एक बार एमपीपीएससी हो रहा है तो फिर उस एलिजिबिलिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता ना। तो वही चीज़ ऑथर ने कही है कि यहाँ पे उनको एलिजिबल तो कर दिया है, लेकिन जब तक अब अलग से कोई स्कीम नहीं निकालती है गवर्नमेंट फॉर दीज प्लेटफॉर्म वर्कर्स,
तब तक के लिए उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी इस तरह की नहीं मिलेगी। अब अलग से एक ऑर्डर निकले कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ये सिक्योरिटी है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ये है। दूसरी चीज़, ये जो स्विगी और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले ये पर डिलीवरी लगभग 35 रुपये देते थे, बट इन्होंने रिड्यूस कर दिया और 10 रुपये पर डिलीवरी कर दिया। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ हैरासमेंट विच इज़ गोइंग ऑन विद द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। उनकी और ज़्यादा पे को कम करते जा रहा है, जबकि उनका बहुत बड़ा एक रोल था। हमने कोविड के टाइम में भी देखा कि खाना डिलीवरी करने वालों का कितना बड़ा रोल था और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वो भी किया, है ना। तो दिस इज़ द थिंग कि क्या ये जो कोड्स आए हैं, क्या ये एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनको स्विगी और जोमेटो सोशल सिक्योरिटी और ये प्रोवाइड करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो। कोड में कहीं पे भी ऐसा मैंडेटरी नहीं किया गया है कि जो सोशल ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं वो उनको सोशल सिक्योरिटी और ये प्रोवाइड करें। तो वही चीज़ ऑथर ने कही कि आपने एलिजिबल बना दिया है, लेकिन तब तक के लिए, जब तक आप अलग से कोई लॉ नहीं निकालते हो, तब तक आप इनको नहीं मतलब प्रोवाइड करवा पाओगे, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। अब यहां पे और क्या चीजें हैं, इन द न्यू कोड platform workers are now eligible for benefits like maternity benefits, life and disability cover, old age pension, provident fund, employment injury and so on. However, eligibility does not mean that the benefits are guaranteed. वही जो मैंने चीज़ बोली वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। None of these secure benefits, which means that from time to time the central government can formulate welfare scheme. देखो इसका मतलब ये एलिजिबिलिटी होने से मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अब वो चाहे तो स्कीम्स बना सकता है, ठीक है ना, इनके वेलफेयर के लिए। लेकिन अगर वो स्कीम नहीं बनाएगा तो फिर इनको ऐसा मजबूर नहीं कर सकते आप स्विगी को और जोमेटो को कि इनको दे ही दें। मतलब कोड में कहीं पे भी आपने ये चीज़ इंक्लूड नहीं की है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, platform workers are their own account workers who provide paid labor services on online matching platforms. Online matching platforms से वो अपनी services provide करते हैं and they serve as intermediaries that match clients with workers for असाइनमेंट वर्क्स। ओके, तो यही वही वाला, जैसे जोमेटो एक ऐप हो गया, एक होटल और उसके बीच में इंटरमीडिएटरी की तरह काम किया, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम किया, उसमें जो काम कर रहे हैं जो डिलीवरी बॉयज वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए आपके, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। सो दिस वाज द एडिटोरियल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इट वाज अ वेरी वेरी गुड एडिटोरियल, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या आर्टिकल्स हैं। इंडिया कैन बी अमंग टॉप 5 इन डिफेंस इंडस्ट्री। अब इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने की प्रोड्यूस किया है 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर सबमरीन, बैटल टैंक एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने कि 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी किया है, न्यूक्लियर सबमरीन भी प्रोड्यूस किया है, बैटल टैंक भी प्रोड्यूस किया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी प्रोड्यूस किया है। एंड द एम इज़ टू मेक इट वन ऑफ द टॉप 5 ग्लोबली इन एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज। डिफेंस मिनिस्टर कहना है कि हम वर्ल्ड में टॉप 5 में आना चाहते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज में, तो इंडिया आ सकता है। एंड इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इन एशिया। एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इकोसिस्टम है, और वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही है कि हम अगर चाहें तो बहुत जल्दी टॉप 5 में आ जाएंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसके बारे में जानना है हमको। इंडिया जापान के बारे में आया था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इंडिया जापान का मैप ऑलरेडी दिखा दिया, और हमने देख लेते कौन कौन सी चीज़ों पर डिस्कशन किया था। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने डिस्कशन किया, 5G टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। इंटरनेट मतलब कि आप अगर अपने घर का AC बंद करना भूल गए हैं और अपने ऑफिस में आ गए हैं, अब आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी अगर है कि आप वहाँ पे ऑफिस में बैठे बैठे अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्टार्ट या ऑफ कर सकते हैं, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। मतलब वही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि अगर आप रिमोट लोकेशन से अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी डिस्कशन हुआ इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जिसके बारे में उनको जानना चाहिए। सो पैंडेमिक कुड पुश अनदर 150 मिलियन इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स। ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो 20 सालों में पहली बार राइज करेगी इस बार। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिसरप्शंस कॉज्ड बाय द
पैंडेमिक, कोविड-19 के कारण, कोविड-19 ने जो डिसरप्शंस कॉज किए हैं उसके कारण, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे देखो एक ये बोला है कि लगभग 88 से 115 मिलियन ऐसे लोग रहेंगे जो कि आपका $1.5 पर डे से कम पे आ जाएंगे। तो अब थोड़ा सा मैं आपको ग्लोबल पॉवर्टी भी बता देता हूँ। ग्लोबल पॉवर्टी जो था वो पहले $1.25 था पर डे का, अब वो बढ़ा करके $1.90 कर दिया गया है। द ग्लोबल पॉवर्टी की जो लाइन है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन अगर आपको जानना है तो पर डे $1.90 पर डे है, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं अलग से। मेकर्स ऑफ द जीन सीजर्स विन केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है इमैनुएल चारपेंटियर को फ्रांस एंड जेनिफर डूडना को, जेनिफर डूडना और इमैनुएल चारपेंटियर, ओके याद रखिए, चारपेंटियर जो भी आप बोले लेकिन स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको, चारपेंटियर ही बोलेंगे वैसे इसको। इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर डूडना, इन दोनों को दिया गया है। जेनिफर डूडना यूएस की हैं और इमैनुएल चारपेंटियर जो है वो फ्रांस की हैं। इनको नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री का फॉर डेवलपिंग अ टेक्निक, जीन एडिटिंग टेक्निक, जिसको आपने पिछले 4 सालों से पढ़ रहे हैं आप लोग यूपीएससी के लिए, CRISPR-Cas9 डीएनए स्निपिंग टेक। तो CRISPR-Cas9 क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि एंजाइम होता है जो कि वो कट कर देता है ना, कट करता है, डीएनए को कट करने का काम करता है। तो दैट इज द थिंग कि CRISPR-Cas9 का यूज़ करके आप डीएनए को स्निप कर सकते हैं। तो स्निप करने से बहुत सारे इसके हेल्प निकल के आते हैं, मतलब आपको जीन एडिट करना है, आपको कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो ये हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। अब यही वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नोबेल प्राइज़ इसीलिए उनको दिया गया एंड काफ़ी बड़ी एक डिस्कवरी थी ये डीएनए को स्निप कर पाना। और इसमें थोड़ा मिसयूज़ भी हुआ था। 2018 में चाइना का एक साइंटिस्ट था हे जियानकुई, इनका नाम याद रखना, हे जियानकुई का नाम। इसने क्या किया था, इसने पहला जीन एडिटेड ह्यूमन बनाया था, जीन एडिटेड बेबी बनाई थी। फर्स्ट जीन एडिटेड बेबी वॉज क्रिएटेड बाय दिस CRISPR टेक्नोलॉजी ओनली। तो हे जियानकुई का नाम भी याद रख सकते हो, उसने डेवलप की थी एक, है ना। गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ब्लू स्टार ने एंटी वायरस टेक्नोलॉजी से एसी बनाया है। तो इसमें मैं बस आपको नाम बताना चाहता था टेक्नोलॉजी का, वायरस डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी, VDT। अगर आपसे कहीं पूछे कि VDT टेक्नोलॉजी का नाम कहाँ पढ़ा आपने, तो वायरस डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी है ये, इसका नाम यहाँ आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।